जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए वीवीआई हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं विथ सॉल्यूशन के साथ, यानी कि इसके आंसर के साथ एकदम अच्छी तरह से आप इसका देखिए। आपको देखते ही ये क्वेश्चन लगेगा कि ये एग्जाम में आपको ये आने ही वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा से पीडीएफ बना करके अच्छी तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो इसको शुरू से अंत तक दे देखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि पापति कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से बताया गया है कि पापति कौन थी और उसे शहर क्यों लाया गया था। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है, अच्छी तरह से देखिए। पापति बली अमा की पुत्री थी, ठीक है। उसे मेनेजाइटिस नामक बुखार हुआ था, जिसके इलाज के लिए वह शहर लाई गई थी। तो इसको अच्छी तरह से आपको ऐसे बता देना है। ये पापति बली अमा की पुत्री थी, उसे मेनेजाइटिस नामक का बुखार हुआ था, जिसके कारण इलाज के लिए उसे शहर लाया गया था, ठीक है। उसे वह शहर लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो ये क्वेश्चन है अगला कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो इसमें आंसर देखिए कितनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि वह सोचती थी कि अगर मैं माँ होकर इसकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, तो अस्पताल वालों की क्या पड़ी है। तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। और माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है, मतलब वो गौशाला समझती है अस्पताल को, ठीक है। इसलिए मंगू को क्या करती थी, माँ भर्ती कराना नहीं चाहती थी। तो इस तरह से आप लिख देंगे, ओके। माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि वह सोचती थी कि मैं माँ होकर इसकी इतनी इतनी अच्छी तरह से सेवा नहीं कर सकती हूँ, देखभाल नहीं कर सकती हूँ। तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है, इसलिए मंगू को भर्ती कराना नहीं चाहती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि के दृष्टि में माली मालिन कौन है। तो कवि के दृष्टि में माली मालिन किसको कहा गया है, माली जो है कृष्ण को कहा गया है, मालिन जो है राधा को कहा गया है, ठीक है। तो कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है, तो राधा और कृष्ण है, इतना बता देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। दिनकर के दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो बस सिंपल है, दिनकर के दृष्टि में आज के देवता जो है, आज के देवता कौन है, तो सड़कों पर पत्थर फोड़ते हैं और जो खेतों खलिहानों में काम करते हैं वही है, ठीक है। तो दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है, तो दिनकर के दृष्टि में आज के देवता वो है जो सड़कों पर पत्थर फोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं और खेत खलिहानों में काम करते हुए नजर आते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, मनुष्य मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो इसमें सिंपल बताया गया है कि मनुष्य की छायाएं जो है हिरोशिमा में पड़ी हुई है, क्योंकि परमाणु बम मनुष्य को सोख गया है, मतलब मनुष्य को वहां भाप बनाकर सोख गया है, ठीक है। क्योंकि परमाणु बम जो है अमेरिका ने हिरोशिमा पर जब से गिराया, तब से आज भी वहाँ पे जो भी जन्म लेते हैं लोग, विकलांग जन्म लेते हैं लोग, ठीक है ना। यानी कि पूरे स्वस्थ रूप से जन्म नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उसकी छायाएं छायाएं जो है आज भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ तहाँ चित्र बनाया हुआ रहता है सड़कों पर, ठीक है, पुल पर, इस तरह से। तो इतना याद रखना है। कहा जाएगा कि मनुष्य, क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो आपको बताना है कि मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा में पड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ परमाणु बम जो गिराया गया था वो मनुष्य को क्या कर दिया था, भाप बनाकर सौंप गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज की क्या संबंध है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो लखनऊ से बिरजू महाराज का संबंध जन्म से ही रहा है, और रामपुर का संबंध उनके बहनों का जन्म से, किंतु रामपुर में बिरजू महाराज का करीब 1.5 2 साल वहाँ पे क्या किए थे, 1.5 2 साल के उम्र से ही लंबे समय तक रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज की क्या संबंध है। तो इस तरह से आपको लिखना है कि लखनऊ से बिरजू महाराज का संबंध जन्म से ही रहा है,
और रामपुर का संबंध उनके बहनों का जन्म से, किंतु रामपुर में बिरजू महाराज करीब 1.5-2 साल के उम्र से ही लंबे समय तक रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहा गया है कि बढ़ते नाखून जो है नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि मनुष्य बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति यह याद दिलाती है कि लाखों वर्ष पहले मनुष्य नाखों और दांतों पर पशुता जीव था, मतलब पशुता जीव था, निर्भर रहता था और पशु की तरह जीव था। आज भी हमारी पशुता नष्ट नहीं हुई है, मतलब आज भी वो पशुता का जो प्रतीक है नाखून, वो हमारी नष्ट नहीं हुई है। ठीक है, ये बात बताया गया है। तो अच्छी तरह से इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो आंसर बताना है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति यह याद दिलाती है कि लाखों वर्ष पहले मनुष्य नखों और दांतों पर निर्भर पशुता के जीव था। आज भी हमारी जो है यानी मनुष्य की पशुता नष्ट नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो अच्छी तरह से आपको बताना है कि लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण की पत्नी थी। ठीक है, वह बहुत साहसी औरत थी। पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे। ठीक है, वे जितने पैसे भेजते थे उससे घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। ठीक है, तो इससे क्या करती थी, तो लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के घर छिटपुट कार्य करके अपना घर का खर्च चलाती थी। उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। इस तरह से आपको लिख देना है। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का उसकी पारिवारिक स्थिति की चित्र प्रस्तुत करें। तो ऐसे बताना है आपको कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, वह साहसी औरत थी। पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे, जितने पैसे वे भेजते थे उससे घर का खर्च नहीं चल पाता था। तो लक्ष्मी गांव के एक तहसीलदार साहब के घर छिटपुट कार्य करके अपना घर का खर्च चलाती थी। उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय थी, है ना। उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन 9 नंबर, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, ये क्वेश्चन है। इसमें बताया गया कि कवित्री अनामिका ने क ख ग घ, है ना, सिखाने के क्रम में, यानी कि अनामिका जी जो थे अक्षर ज्ञान के लेखिका हैं, जो अक्षर ज्ञान कराती है ना, यानी क ख ग घ सिखाती है। तो उसके क्रम में संघर्ष करते हुए बेटे की कहानी कहती है। मतलब बेटा उनका जो है वो संघर्ष करता है, क ख ग घ लिखना सीखता है। ठीक है, तो क से घ तक ले तो सीख जाता है। ठीक है, लेकिन बच्चा जब आसानी से सीख लेता है, क से घ तक ले आसानी से सीख लेता है, लेकिन अंगा जब लिखने की बारी आता है ना, तो अंगा सीखने में वह विफल हो जाता है, मतलब सफल नहीं हो पाता है, फंस जाता है ना। और उसके आंख से क्या हो जाती है, आंसू आ जाते हैं। बस यही लिख देना है। ठीक है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, तो यहाँ पे लिखना है कि कवित्री अनामिका जी क ख ख सिखाने के क्रम में संघर्ष करते हुए बेटे की कहानी कही है, लिखी है। और क से घ तक ले बेटे जब उनके बेटे जो थे आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अंगा लिखने में वो फंस जाते हैं, विफल हो जाते हैं और उसके आंख से आंसू आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता कहाँ तक सार्थक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के सीता जो है आपका नायिका है, मतलब उस कहानी में सीता क्या है, मेन नायिका है। ठीक है, और सीता जी के 3 बेटे हैं और बारी बारी से वे लोग खाना खिलाते हैं। ठीक है ना, बारी बारी से वो लोग क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं। सीता धरती के समान एक के बाद दूसरे, है ना, एक के बाद क्या करती है, दूसरे के बाद तीसरे के पास, इस तरह से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के पास, इस तरह से घूमती रहती है खाने के लिए। एक रोटी के लिए क्या करती है, एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के घर और दूसरे बेटे के घर से तीसरे बेटे के घर, इस तरह से घूमती रहती है एक खाना खाने के लिए। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है ना, इससे स्पष्ट होता है कि इस पाठ की कहानी के शीर्षक का सार्थक क्या है, सही है। समझ में आया। देखिए एक बार और बता देता हूँ, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताएं। तो इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है कि धरती कब बताना है इस तरह से कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र यानी कि सीता जो है, इनका नायिका है, सीता के 3 बेटे हैं, है ना।
और माँ उन माँ सीता जो माँ है ना, इनके बेटे लोग के पास, अपने बेटे लोग के पास बारी बारी से खाना खाने के लिए जाना पड़ता है ना जी। और वो सीता धरती के समान एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे के पास एक खाना यानी कि एक रोटी के लिए घूमती रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि इस पाठ का कहानी के शीर्षक सार्थक है, धरती कहाँ तक घूमेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है? तो देखिए इसमें बताया गया है कि कवि ने डफाली किसको कहा है और क्यों कहा है। जो लोग में दास की वृत्ति है, मतलब दास बनकर रहते हैं, दास की वृत्ति बढ़ रही है ना, दास बनकर गुलाम बनकर जो जी रहे हैं, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन से बंधकर विदेशी रीति रिवाज में बंधे हुए हैं, मैंने विदेशी रीति रिवाज में एकदम बंध कर जी रहे हैं जो लोग, ठीक है। और उसको कवि क्या कहते हैं, डफाली कहते हैं, क्योंकि विदेशी संस्कृति की, विदेशी वस्तुओं की अंग्रेजी झूठी प्रशंसा में लोग क्या है, लगे हुए हैं। ठीक है। कवि की दृष्टि में किसे डफाली किसे कहा गया और क्यों? तो जो लोग दास की वृत्ति, जिस लोगों में दास की वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पश्चात सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन में बंधकर विदेशी रीति रिवाज में जी रहे हैं, ठीक है ना, उनको क्या कहा गया है, डफाली कहते हैं कवि, क्योंकि विदेशी संस्कृति, विदेशी रीति रिवाज, विदेशी वस्तुओं, विदेशी झूठी प्रशंसा में लोग क्या है, लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मछली और दीदी में क्या समानता है, इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि बाजार से जब लाए गए मछली को गमछी में लपेट कर रखा गया था, तो पानी के अभाव में मछली तड़प रही थी, और दीदी क्या कर रही थी, कमरे में साड़ी पहनी हुई थी और सर तक ओढ़ी हुई थी, और क्या कर रही थी, सिसक सिसक कर रो रही थी। जब वह हिचकी लेती थी तो उस पूरा शरीर जो था उसका सिहर उठता था, पूरा शरीर क्या होता था, सिहर उठता था। दीदी का सिहरना और मछली का तड़पना एकदम दोनों में समानता दिखाई पड़ती है। ठीक है, यही समानता दिखाई पड़ती है ना। एक बार और फिर से, मछली और दीदी में क्या समानता दिखती है, समानता है, तो आंसर में लिखना होगा कि बाजार से जो मछलियाँ लाई गई थी, गमछी में लपेट कर रखा गया था, तो पानी के अभाव में मछली तड़प रही थी, दीदी कमरे में साड़ी पहनी हुई थी और सर तक ओढ़ी हुई थी, और सिसक सिसक कर रो रही थी, और हिचकी ले रही थी, तो उसका पूरा शरीर सिहर उठता था। तो दीदी का सिहरना और मछली का तड़पना दोनों में यही समानता दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है? तो अच्छी तरह से आपको बताना है। कैसे बताना है भाई, कि मनुष्य अपने नाखून को बार बार इसलिए काटता है क्योंकि नाखून जो है पशुता का प्रतीक है। जो मनुष्य पशुता का जो मनुष्य को पशुता का याद दिलाती है, ठीक है। इसलिए मनुष्य अपने नाखून को काटते रहता है, और अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए और सुंदर दिखाने के लिए बार बार मनुष्य नाखून को काटता है। तो यही आंसर हो जाएगा। मनुष्य नाखून को क्यों बार बार काटता है भाई? तो आंसर बताना है आपको कि मनुष्य अपने नाखून को बार बार इसलिए काटता है क्योंकि नाखून जो होता है पशुता का प्रतीक है, ठीक है ना। और जो मनुष्य को क्या करता है, पशुता की याद दिलाती है, इसलिए मनुष्य अपने नाखून को काटते रहता है, और अपने आप को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए बार बार मनुष्य नाखून को काटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगवा अपने बेटे और बहू से अलग क्यों हो गई? मंगवा अपने बेटे और बहू से अलग क्यों हो गई? तो इसका सिंपल आंसर है, देखिए क्या आंसर है भाई, कि मंगवा मंगवा अपने, हाँ तो बता रहे थे आपको कि मांगमा की बहू अपने बेटे को पीटती है ना, तो मांगमा मना करती है, तो उसकी बहू उसे कुछ कुछ सुना देती है, मतलब कुछ कुछ गाली बक देती है। तो जब मांगमा अपने बेटे से शिकायत करती है, तो मांगमा के बेटे अपनी पत्नी का ही पक्ष ले लेता है, इसलिए मांगमा अपने बेटे बहू से अलग हो गई। ओके, फिर से एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन, कि मांगमा अपने बेटे बहू के से अलग क्यों हो गई? तो आंसर होगा, मांगमा की बहू जो थी अपने बेटे को पीटती थी, तो मांगमा मना करती थी, मना कर रही, कोई भी अगर उनकी बहू जो है, बहू अगर पीटती है ना, तो वो मना करेगी, तो मना करती है ना, पोते को अपना मारते हुए तो देख नहीं ना पाएगी, इसलिए वो मना करती है। तो उसकी बहू जो थी ना, वो उनको कुछ कुछ सुना देती थी, है ना, सुना देती थी, तो मंगमा को अच्छा नहीं लगता था ना भाई। तो मंगमा क्या करती थी, अपने बेटे से शिकायत करती थी। तो बेटे बेटे से शिकायत करती थी जब मंगमा, तो मंगमा के बेटे भी था जो अपने पत्नी का ही पक्ष लेता है, इसलिए मंगमा
अपने बेटे और बहू से क्या हो गए, अलग हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है भाई, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या बता रहे थे कि कवि प्रेमघन की नेताओं के बारे में यह राय है कि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी बोल भाषण, मतलब बोल या भाषा जो भी है ना, को छोड़कर जो विदेशी संस्कृति, विदेशी बोल भाषण को बढ़ावा देते हैं ना, जो अपने आप को नहीं संभाल सकते, वो देश को क्या संभाल पाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको काम करना है। ओके, आगे देखिए। तो इसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो बताइएगा आप कि कवि प्रेमघन की नेताओं के बारे में यह राय है कि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति की, अपनी बोल भाषण को छोड़कर जो विदेशी संस्कृति, विदेशी बोल भाषण को बढ़ावा देते हैं, जो अपने आप को नहीं संभाल सकते, वो देश को क्या संभाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्यों है। इसका आंसर सीधी सीधी है कि जाति प्रथा के कारण श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन किया गया है। ठीक है, जिसमें ऊंच नीच की भावना का विद्यमान है और उन्हें पैतृक पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करता है। इसलिए अंबेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। क्या बता रहे थे क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है, क्यों। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों कि जाति प्रथा को के कारण आर्थिक कारण श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन किया गया है, जिसमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान है और उन्हें पैतृक पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करता है। इसलिए अंबेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। तो इसका आंसर देखो, सिंपल लिखा गया है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने माँ को मानते थे, क्योंकि उनके पिताजी के गुजरने के बाद उनको आगे बढ़ाने में किनका हाथ था, तो माँ का ही हाथ था। ठीक है, तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो अपने माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे, क्योंकि पिताजी के गुजरने के बाद उनको आगे बढ़ाने में किनका हाथ था, तो उनकी माँ का ही हाथ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर बताना है आपको कि क्योंकि कृष्ण जो है चित्तचोर है। कृष्ण क्या करते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं, मन को चुरा लेते हैं ना। वे प्रेमियों को दिल पर राज करती हैं। वे एक टक देखते ही मन को पावन पवित्र कर देते हैं। उनको देखने पर उनके ऊपर से पलक हटता ही नहीं है। यह शरीर मन विहीन हो जाता है, इसलिए कभी कृष्ण को चोर कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्योंकि कृष्ण जो है चित्तचोर है, वे प्रेमियों को दिलों पर राज करते हैं। वे एक टक देखते ही, उन्हें एक टक देखते ही वे मन को पावन पवित्र कर देते हैं, और उनको देखने पर उनके ऊपर से पलक हटता ही नहीं है कि यह शरीर मन विहीन हो जाता है। इसलिए कवि कृष्ण को चित्तचोर कहे हैं, चोर कहे हैं। अगला क्वेश्चन, मांगमा का चरित्र चित्रण करें। अरे भाई, मांगमा के बारे में बताना है। तो देखिए सिंपल तरीके से देखिए कैसे लिखा गया कि मांगमा एक दही बेचने वाली औरत थी, जो बेंगलोर की रहने वाली थी, जो पान सुपारा खाया करती थी, और इनके परिवार में एक बेटी, एक बहू, एक पोता था, है ना। मांगमा अपने से बहुत प्यार करती थी। मांगमा अपने बेटे पर हक जमाना चाहती थी और बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी। एक बार फिर से देखिए, मांगमा का चरित्र चित्रण करें। तो इसका आंसर सिंपल है कि मांगमा एक दही बेचने वाली औरत थी, जो बेंगलोर में रहने वाली थी और जो पान सुपारी खाया करती थी, और उनके परिवार में एक बेटे, एक बहू, एक पोता था, है ना। मांगमा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। मांगमा अपने बेटे पर हक जमाना चाहती थी और उसकी बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी। यही क्वेश्चन है ना, सिंपल। आगे देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं भाई? तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखा गया और क्यों मानते हैं। तो लिखा गया है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते हैं। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं? चरित्र निर्माण को मानते हैं। वे साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करना चाहते थे। गांधी जी के अनुसार ऐसी शिक्षा चाहते थे। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि गांधी जी के अनुसार वे ऐसी शिक्षा चाहते थे ना कि जिससे मस्तिष्क और आत्मा का उच्च विकास होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ कि शिक्षा का ध्याय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो शिक्षा का ध्याय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते हैं। वे साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करना चाहते थे। गांधी जी के अनुसार वो ऐसी शिक्षा चाहते थे वे कि मस्तिष्क और आत्मा का विकास हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है शानदार लापता किसका गिर जाएगा और क्यों गिर जाएगा भाई? तो इसका आंसर सिंपल है कि शानदार लापता भगवान की गिर जाएगा, क्योंकि भक्त के बिना भगवान का पहचान भी मिट जाएगा ना। शानदार लापता किसका गिर जाएगा और क्यों? तो इसका आंसर लिखा गया है कि शानदार लापता भगवान का गिर जाएगा, क्योंकि भक्त के बिना भगवान की पहचान मिट जाएगा। खोखा किन मामलों में अपवाद था और क्यों? तो इसका आंसर देखो कैसे लिखा गया है कि खोखा अपने जीवन के नियमों के साथ साथ अपने घर के नियमों का भी अपवाद बन गया था, क्योंकि वह 5 बहनों के बाद ना उम्मीद पर जन्म लिया था। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, खोखा किन मामलों में अपवाद था भाई और क्यों? तो खोखा अपने जीवन के नियमों के साथ साथ अपने घर के नियमों के में भी अपवाद बन गया था, क्योंकि वो अपने 5 बहनों के बाद वो नाउम्मीद पर जन्म लिया था ना। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात क्या है? भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? इसका क्या स्वरूप है? भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं और इसका स्वरूप क्या है? तो आंसर देखिए कैसे लिखा गया है कि भीमराव अंबेडकर जातिवाद के पोषकों की विडंबना की बात करते हैं, क्योंकि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार विडंबना का स्वरूप जाति प्रथा है, जो कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप लिया हुआ है, जो कि जातिवाद बनाए रखता है, जिसके कारण भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि भीमराव अंबेडकर किसी विडंबना की बात करते हैं, तो इसका क्या स्वरूप है? तो भीमराव अंबेडकर जातिवाद के पोषकों की विडंबना की बात करते हैं, क्योंकि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन भीमराव अंबेडकर के अनुसार विडंबना का स्वरूप जाति प्रथा है, जो कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप लिया हुआ है, जो कि जातिवाद बनाए रखता है, जिसके कारण भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? इसका सिंपल आंसर लिखा गया है कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे लेखक के दृष्टि में अनुसार दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांवों में हो सकता है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम की करुणा, है ना, सहयोग की भावना ये गांवों में ही मिलती है। तो लेखक के दृष्टि में सच्चे भाव के कहाँ दर्शन हो सकता है भाई? तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हो सकता है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ये सब गांव में ही देखने को मिलता है ना। अगला क्वेश्चन, खोखा या कासू का चरित्र चित्रण करें। तो खोखा कौन था भाई? तो देखिए, खोखा या कासू उसको बोला गया है, सेन साहब के इकलौता बेटा है, जो कि नाउम्मीद पर जन्म लिया था, जिसको बहुत दुलार प्यार मिलता था, जिसके कारण वह बहुत बिगड़ भी गया था ना। उसके मन में जो भी कुछ आता था वही करता था वो लड़का। ठीक है, खोखा या कासू का चरित्र चित्रण करें। कैसे बताना है आपको? तो खोखा या कासू का जो था लड़का, वो सेन साहब का इकलौता बेटा था, जो कि नाउम्मीद पर जन्म लिया था, जिसको बहुत दुलार प्यार मिलता था ना, जिसके कारण वो बहुत बिगड़ गया था, जिसके उसके मन में जो भी कुछ आता था वही करता था। अगला क्वेश्चन है, मदन का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, तो मदन का चरित्र चित्रण करें। सिंपल कैसे लिखना है आपको? तो देखिए, सेन साहब के किरानी गिरधर का बेटा था, वह सासी 5 साल का लड़का था, वह खोखा या कासू खोखा या कासू का कासू जो था मदन से झगड़ता है, तो मदन कासू का 2 दांत तोड़ डालता है। मदन का चरित्र चित्रण करें। सिंपल अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना है? सेन साहब का किरानी गिरधर लाल के बेटा था वो, है ना, मदन। वह सासी
माने वह बहुत साहसी था। वो 5 साल का लड़का था जब खोखा जो था ना, वो यानी कि कासू से मदन से कासू जो था मदन से जब झगड़ता है ना, तो मदन जो था कासू के मार कर उसको 2 दांत तोड़ डालता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आंसर को लिखना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके अगले 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आप इस तरह से क्वेश्चन को अगर इस क्वेश्चन को अगर तैयार करके जाते हैं, देख कर जाते हैं, तो आप अपने एग्जाम में एकदम निश्चित ही ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आप अच्छी तरह से लिख कर आएंगे।